हेलो एवरीवन। संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक और ये बुक है अपनी क्लास 7th की। ठीक है, और अपन ने चैप्टर नंबर 7 तक पहले पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण प्रदेश। यानी इसमें अपन उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण जो प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर आपको पिछले जो 7 चैप्टर देखने हैं वो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देख सकते हैं। और क्लास 6 की ज्योग्राफी भी अपन ने करवा रखी है कंप्लीट, उसके भी 8-9 चैप्टर हैं, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, जिससे आपका रिविजन फटाफट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बताया गया है कि रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर है तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव तथा वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। फिर आगे बात करें कि रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ रेगिस्तान से हैं तो कुछ बर्फीले प्रदेशों में रहते हैं तथा कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा व मकान जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। अब दिखने में अलग कैसे हैं भाई? जो गर्मियों वाले इलाके में रहते हैं उनका पहनावा अलग होगा, थोड़े से जो उनके नाक नक्श होते हैं वो सब अपने अपने इलाके की वजह से सबके अपने अलग अलग देखने को मिलते हैं। श्रीकांत चाचा ने कहा कि उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह ही खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत से ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना व वनों से सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं, क्योंकि वो वनों में रहते हैं तो उन्हीं से संबंधित कार्य करते हैं और उन्हीं से संबंधित कार्यों में उनकी रुचि लगी रहती है। अब देखो अध्याय 8, 9 व 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे, जो अपन आने वाले एग्जाम, आने वाली जो अपना चैप्टर है उसमें बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं अमेजन बेसिन में जीवन। जो अमेजन बेसिन है अपना, वो एक उष्णकटिबंधीय जो अपनी रेखा है, भूमध्य रेखा है, उस पर स्थित एक वर्षा वन है। अमेजन बेसिन विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। 8.2 ये वाला मानचित्र बताया गया है जो नीचे दिया गया है। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अब जैसे देखो, अपन ने ये ऐसे पृथ्वी बनाई थी पिछले वाली क्लास में और चैप्टर में, और इस रेखा को माना था 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर, ये हो गया 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, जो ये पूरा कंप्लीट क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को बोला जाता है भूमध्य रेखीय प्रदेश। क्या बोला जाता है इसको? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं जो इस पूरे क्षेत्र को। तो जो अमेजन बेसिन है वो इस पूरे प्रदेश में जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, लेकिन कुछ भाग उत्तर में है, कुछ भाग दक्षिण में है। तो जो अमेजन बेसिन है अपना, जो अमेजन के वर्षा वन है, वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आते हैं। अब देखो, अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि ये पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती। अब देखो, ये अमेजन बेसिन बनाया गया है, ये दक्षिण अमेरिका है, महाद्वीप है पूरा दक्षिण अमेरिका, और ये अमेजन बेसिन है। अब देखो, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं अपन भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। अब 10 डिग्री उत्तर में ये हो गया 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये हो गया 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब जो ये पूरा क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। और अमेजन नदी है वो इस पूर्व से निकलकर और पश्चिमी क्षेत्रों तक बहती है। देखो, अमेजन बेसिन नदी है, यहाँ से निकलती है और ये पूरा इसका बहती है। ये विश्व की सबसे बड़ी बहाव क्षेत्र वाली नदी है। अब बात करते हैं कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे उस नदी का मुहाना कहते हैं। यानी जब ये नदी समुद्र में जाके मिलती है, तो जिस जगह समुद्र से जाके मिलती है तो उस जगह को इस नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी ब्राजील के भागों से, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया व वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती है और ये अपवाह तंत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है।
क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? अब देखो, क्या आप जानते हैं जब स्पेन के अन्वेषकों ने, अन्वेषक यानी जो आविष्कार करता है, जो खोज करता थे, उनकी बात हो रही है, ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेडगियर पहने और घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। यानी जब स्पेन के जो खोजकर्ता थे वो अमेजन के जंगलों में गए खोज करने के लिए, तो जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने सर पे तो कुछ ऐसे कवच सा पहन रखा था, हेलमेट सा पहन रखा था और घास के स्कर्ट पहन रखी थी। उन्होंने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के एमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब देखो, फिर आगे बताया गया है कि शब्दावली में है सहायक नदियाँ। यह नदियाँ होती हैं, छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यानी ये कोई मुख्य नदी आ रही है यहाँ से बहकर, और इस मुख्य नदी में और भी कोई अन्य छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल जाती हैं, तो ये उस नदी का बेसिन कहलाता है और इसको पूरा इस नदी का मुख्य बेसिन कहते हैं और इसको जल संग्रहण तंत्र भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं जलवायु की। जलवायु में बताया गया है कि जैसा कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, और पूरे वर्ष यहाँ पर गर्म व नम जलवायु रहती है क्योंकि यहाँ पर जो भूमध्य रेखा होती है वहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। और यहाँ का मौसम दिन व रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म व आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। यानी जैसा अपन बारिश के मौसम में अपने को उमस हो जाती है ना, अपने गांव में, अपने घरों के आसपास अपने को चिपचिपाहट सा लगता है, तो अमेजन बेसिन में का जो मौसम है वो हमेशा इस प्रकार का ही रहता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च व आर्द्रता अति उच्च होती है। यानी जो दिन का टेम्परेचर होता है वो उच्च होता है और आर्द्रता यानी हुमस की बात करें वो भी बहुत ही ज़्यादा उच्च होती है। और यहाँ पर पूरे दिन बारिश होती है बिना किसी चेतावनी के। जैसे अपने यहाँ पर बारिश होगी तो अपने को मौसम विभाग 2 दिन या 3 दिन पहले ही बता देगा कि भाई फलानी डेट को अपने यहाँ बारिश होने की आशंका है, लेकिन अमेजन वन में ऐसा नहीं होता। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। रात में तापमान कम हो जाएगा लेकिन जो हुमस है, आर्द्रता है, वो वैसी की वैसे ही बनी रहेगी। अब बात करते हैं वर्षा वनों की। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। अब जैसे जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और उस ज़्यादा बारिश के कारण वहाँ की जो भूमि है वहाँ पर सघन वन, सघन यानी गहरे गहरे पेड़ उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता। यानी ये पेड़ होते हैं वो इतने गहरे गहरे उग जाते हैं, इतने गहरे होते हैं कि इनकी पत्तियों से एक छत जैसी बन जाती है, जिससे जो दोपहर का समय होता है ना, जब सबसे ज़्यादा धूप गिरती है, उस समय भी जो सूर्य का प्रकाश है वो धरातल तक यानी पृथ्वी की जो सतह है, अपनी जड़ है, वहाँ तक प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। क्योंकि नम इसलिए रहती क्योंकि प्रकाश तो पहुँच नहीं पाता और वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं हो पाती है। लेकिन वहीं वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। यानी ऐसी ही वनस्पति वहाँ पर पैदा हो सकती है जो छाया में भी अपना विकास कर सके। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड व ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। परजीवी यानी दूसरे पेड़ के ऊपर कोई अपना अलग से कोई पेड़ उग गया, यानी कोई पेड़ की डाली है, उस डाली के ऊपर ही कोई दूसरा परजीवी पौधा उग गया, यानी वो जीवन जीने के लिए उस जो पेड़ की डाली पर निर्भर करता है उसको बोलते हैं परजीवी। अब देखो, यहाँ बताया गया है कि क्या आप जानते हैं ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। यानी ब्रोमीलाइड कैसा पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित यानी इकट्ठा करके रखता है, और जो मेंढक जैसे प्राणी हैं जो इन जल के जो पॉकेट होते हैं उनमें अपने अंडे देते हैं। फिर आगे बताया गया है कि वर्षावन जो अमेजोन के वन कहलाते हैं उनको वर्षावन भी कहते हैं। तो वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन
गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी व भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। जैसे टूकन, देखो ऐसा होता है टूकन जिसकी चोंच बहुत लंबी होती है। प्राणियों में बंदर पाए जाते हैं, स्लोथ पाए जाते हैं और चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये देखो, ये होता है टैपीर जो चींटियां खाकर यानी अपन कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरता है। सांप व सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा व बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं। फिर इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े जो इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियां की विभिन्न प्रजातियां भी अमेज़न नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। यानी यहाँ पर हर प्रकार के जीव पाए जाते हैं, हर प्रकार के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जो अपने सामान्य क्षेत्रों से अलग हट के यहाँ पर पशु पक्षी पाए जाते हैं। और जो मछली है पिरान्या, ये पिरान्या मछली बहुत ही खतरनाक होती है। इसके जबड़े, जो दांत होते हैं, वो लोहे की जंजीर को भी आसानी से काट सकते हैं। अब बात करते हैं वर्षा वनों के निवासी। यहाँ के लोग छोटे छोटे से क्षेत्रों में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, व नदियों में मछली पकड़ते हैं। यानी किसी एक जगह जाएंगे, वहाँ के पेड़ों को काटकर अपना छोटा सा गांव, बस्ती, घर, मकान जो भी बनाना होगा बना लेंगे और वहाँ पर फसल उगाएंगे। और उसके अलावा जो पुरुष हैं वो शिकार करते हैं और नदियों में मछलियाँ भी पकड़ते हैं। जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति होती है जिसको अपन स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं, कि भाई पेड़ काटो, जो जो उनका अवशेष बचे हैं, जो डंठल बचे हैं, उनको वहाँ पर जलाओ। वही एक देसी खाद के रूप में काम में लेते हैं। वहाँ पर 4-5 बार फसल उगाते हैं। जैसे उस भूमि की उपजाऊता कम हो जाती है, उस जगह को छोड़कर वो नई जगह चले जाते हैं, वहाँ पर पेड़ काटते हैं। और सेम प्रकार से ऐसे ही प्रक्रिया उनकी, ये चक्कर हमेशा चलता रहता है। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी व अंडकोश भी खाते हैं। कॉफी, मक्का व कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। अब देखो, ये रही यहाँ पर कर्तन एवं दहन पद्धति के बारे में बताया गया है। कर्तन व दहन पद्धति में किसान पहले वृक्षों व झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल की पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े में बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। और अपन क्या करते हैं, अपन उसमें खाद डाल देते हैं, यूरिया डाल देते हैं, डीएपी डाल देते हैं, ताकि जो भी पोषक तत्व कम हुए हैं वो वापस से एक प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो जाए। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है, तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। अब आगे बताया गया है कि वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। यानी तीव्र ढलान वाली इस प्रकार की छत होती है ताकि बारिश का पानी गिरे और तुरंत नीचे बह कर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर डेली बारिश होती है। अगर बारिश का पानी छत पर रुक गया तो उससे सीलन के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आगे बताया गया है कि अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पुराने तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैव विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है।
आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है, जो चित्र में इसमें बताया गया है। इस वाले चित्र में वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन व वन जो बंजर भूमि में बदल जाती है। जैसे देखो, ये यहाँ पे एक वर्षा वन है, यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं। अब लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे इन पेड़ों को काटा और यहाँ पे अपने बस्ती बनाई, घर बनाई और फसल उगा दी। फसल उगाने के बाद फिर वापस से आबादी बढ़ी गई, और भी लोग आए, नई सड़कें बनाई, तो धीरे धीरे करके ये पेड़ों की संख्या यहाँ पर कम हो रही है, जो हर साल एक निश्चित, जिसको बोलते हैं अपन, गति से बढ़ रही है। यानी धीरे धीरे हर साल इन पेड़ों की संख्या में कमी होती जा रही है, जिससे ये जो वन भूमि थी वो बंजर भूमि में तब्दील हो रही है। अब बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अपन ने वो पढ़ा था, वो था अमेजन वाला। अब गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। बेसिन आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जब मुख्य नदी में कोई अन्य सहायक नदियां आकर मिलती हैं तो जो पूरा हिस्सा कहलाता है, ये कहलाता है उस नदी का बेसिन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का निर्माण हो रहा है, उनकी सहायक नदियां भी इसमें आकर मिल जाती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसे गंगा की सहायक नदियां व ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। जैसे इनकी आगे ने सहायक नदियां। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे। एटलस होता है जो एक मानचित्र होता है जिसमें हर प्रकार के मानचित्र पाए जाते हैं, भौगोलिक, राजनीतिक, जिसमें राजमार्ग होते हैं, रेल मार्ग होते हैं, खाने, पहाड़ियाँ, नदियाँ, पठार, ये सब मिला के जो एक बुक बना दी जाती है उसको बोलते हैं एटलस। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। अब देखो, ये है अपना गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन। कहाँ पर है? ये तो है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ये है कर्क रेखा। और फिर बताया गया है कि देखो, ये है ब्रह्मपुत्र नदी जो यहाँ से निकलती है और यहाँ पे आके ऐसे घूमकर आती है। उसके बाद यह है अपनी गंगा नदी। गंगा नदी में ये चंबल नदी मिलती है, इधर कोसी मिलती है, इधर गंडक मिलती है। तो ये सारी नदियाँ मिलकर एक जो अपना गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यानी ये एक गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन का निर्माण हो गया है। और यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर जो फसल है वो बहुत ही अच्छी पैदा होती है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। चाप झील किस प्रकार से होती है? जैसे ये नदी कोई बह रही है और धीरे धीरे ये कट के यहाँ पर एक ऐसी झील का निर्माण हो जाता है, इसको बोला जाता है चाप झील। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। यानी जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो मानसूनी जलवायु में स्थित है और यहाँ पर मध्य जून से मध्य सितंबर तक वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में सर्दी होती है। यानी यहाँ पर हर प्रकार का मौसम पाया जाता है। फिर बताया गया है कि बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त है। यानी जो मानव के रहने के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ बहती हैं, नदियों से उसको जल की आवश्यकता हो जाती है। कृषि के लिए भी जल की आवश्यकता आराम से हो जाती है। मैदानी है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उसकी वजह से यहाँ पे जो मृदा है वो भी उपजाऊ होती है। और समतल होने के कारण यहाँ पे जो यातायात के साधन है या परिवहन के साधन भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। जैसे रोड हो गया, हवाई पट्टी बनाना, फिर यहाँ पर मकान बनाना भी आसान होता है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। धान की बात करें तो धान को बोलते हैं चावल। अब देखो, यहाँ एक शब्द आया है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। यानी कोई 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। जैसे ये देखो, ये एक एरिया है, इसकी ये वाली भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर और ये भी 1 किलोमीटर है। यानी चारों भुजाओं की लंबाई 1 किलोमीटर है। अब इस 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग निवास करते हैं वो उस एरिया का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। यानी उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 179 है। यानी कि 1 किलोमीटर में उत्तराखंड में
89 लोग रहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है, यानी कि पश्चिम बंगाल में 1 किलोमीटर के एरिया में 1029 लोग रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बिहार का है 1102। अब बात करें, चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, अतः यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। और अधिक वर्षा कहाँ होती है? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। फिर यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना व जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल व असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार व असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन भी किया जाता है। और मंद ढलान वाले पर्वतों व पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। फिर आगे बात करते हैं कि विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी जो यहाँ पर वनस्पति है, उन वनस्पतियों के नाम भी आ गए हैं। अब बात करते हैं कि बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरन व बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। और डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर और घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली और चावल इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों का प्रमुख आहार है। अब पीछे अपन ने एक शब्द पढ़ा था वेदिकाएं। तो वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो, यानी जो कम ढलान वाली होती है जगह होती है उस पर फसल उगा दी जाती है ताकि जो प्रवाह है जल का वो तीव्र ना हो। अब देखो, एक और चीज बताई गई है कि क्या आप जानते हैं, इसमें बताया गया है कि गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में यानी मीठे जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सूसू अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक व शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। यानी जब ये अंधी डॉल्फिन, अगर मान लेते हैं किसी नदी में अंधी डॉल्फिन है तो हम मानेंगे कि उस नदी का पानी स्वच्छ है या शुद्ध है। लेकिन जैसे जैसे उन जो मछली है जिसको अंधी डॉल्फिन या सूसू बोला जाता है उसकी संख्या में कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो अपने को अंदाजा लग जाएगा कि इस नदी का पानी धीरे धीरे अशुद्ध हो रहा है या इसकी शुद्धता में कमी आ रही है। अब बात करते हैं, फिर देखो फिर ये आ गया, क्या आप जानते हैं कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। अब देखो, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही आ जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो रही है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है, यानी विकसित का मतलब है कि यहाँ पर बने हुए हैं। मैदानी इलाकों में लोग सड़क मार्ग व रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन यानी बंदरगाह है और मैदानी क्षेत्रों में भी कई बड़े हवाई पतन स्थित हैं जो हवाई एयरपोर्ट होते हैं। फिर देखो, फिर बताया गया है कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा व यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा,
और असम का काजीरंगा व मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। यानी कौन कौन से हो गए कि देखो कि आगरा में यमुना ताजमहल, आगरा में जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद में गंगा है और यमुना नदी का संगम है। फिर उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप है। लखनऊ में इमामबाड़ा है और असम में काजीरंगा व मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये हो गया अपना यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना है ज़रूर से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करके ही जाना है। और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लग रही है। अगर कोई कमी लग रही है तो वो भी बताइए, हम वो भी सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उस टेलीग्राम चैनल का नाम है अपने का संकलन क्लासेस। इस टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये डालेंगे तो आपको इस प्रकार से हिंदी में अपने जो टेलीग्राम चैनल का नाम लिखा दिखेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगली वीडियो में।